जय सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना शोट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम NCERT बुक का फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का आज हम लोग लेक्चर 3 देखने जा रहे हैं और ये न्यू बैच का है, यानी न्यू बैच के लिए ये लेक्चर है 2023 टू 2024 के लिए, यानी आप लोग जो है 2024 में आप बोर्ड का एग्जाम देंगे। तो आज हम आपको बताएंगे कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या होती है, और फिर हम आपको आज ये भी बताएंगे कि किसी माध्यम का परावैद्युतांक की डिफिनीशन क्या होती है। हम आज आपको ये भी बताएंगे। पिछले वीडियो में हम लोग एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम लोग निकाल करके देखे थे, तो एप्सिलॉन नॉट की बीमा हम लोग आज देखेंगे। तो अब इन सब चीज़ों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें, इन सबको देखना है। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि महामना इंस्टीट्यूट वाराणसी के जितने भी बैच है सभी बैच शुरू हो गए हैं। वो 9 से लेकर के 12 यानी 9, 10, 11, 12 ये जितने एकेडमिक बैच है सभी एकेडमिक बैच शुरू हो गए हैं। और इसमें यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड सबके क्लास चल रहे हैं और ये साइंस, आर्ट और कॉमर्स सबके लिए क्लास शुरू हो गए हैं। तो अब जो है आज हम लेक्चर 3 देने जा रहे हैं और लेक्चर 3 में हम आपको बताएंगे कि पिछले लेक्चर में, लेक्चर 2 में हम लोगों ने कूलाम के नियम को पढ़ा था और कूलाम के नियम में आपने देखा था कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हुआ करता था यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के था, और फिर ये Q1 Q2 अपान R स्क्वायर हुआ करता था, जहाँ के जो है परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक होता है। और इसके बारे में आपको बताया गया था कि इसका मान सदैव 1 से अधिक होता है। वायु अथवा निर्वात के लिए इसका मान 1 होता है। और फिर इसके साथ साथ आपको ये भी बताया गया था कि अगर कोई धातु हो तो धातु का परावैद्युतांक इनफाइनाइट होता है। इसको अच्छी तरह से आप लोग ध्यान में रखे रहेंगे। अब यहाँ पर वायु अथवा निर्वात के लिए K की वैल्यू 1 कर दी गई। तो जब K की वैल्यू 1 कर देंगे तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। और अगर यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालें, देखिए हमने आपको बताया था आपकी प्रयोग के द्वारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाली गई थी, और ये वैल्यू 9 × 10⁹ थी। अब यहाँ से अगर इसकी वैल्यू हम निकाल लें तो देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी ये FR स्क्वायर अपान हो जाएगा Q1 Q2, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसकी वैल्यू निकालें। अब यहाँ से अगर इसका मात्रक हम लोग देखते हैं तो अच्छा एक चीज और करते हैं हम लोग कि हम लोगों को आज एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और बीमा निकालना है। तो एप्सिलॉन नॉट की जरा वैल्यू निकाल लें। यहाँ से हम रिवर्स कर देते हैं इसको। तो अगर हम रिवर्स कर दें तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 Q2 अपान हो जाएगा FR स्क्वायर। चलिए रखते हैं, यहाँ से इसका मात्रक निकालते हैं। तो Q1 आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, Q2 भी आवेश है, इसका भी मात्रक कूलाम होगा। तो कूलाम इंटू कूलाम हो जाएगा कूलाम स्क्वायर, और यहाँ फोर्स, यह फोर्स है और बल का मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। या इसको हम चाहें तो ऊपर ले जाकर लिख सकते हैं कूलाम का स्क्वायर, और ये हो जाएगा न्यूटन इनवर्स मीटर टू द पावर -2 हो जाएगा। अब जरा आप ध्यान पूर्वक देखें
तो यहां से ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का हम लोगों ने मात्रक निकाला है। लेकिन अगर यहां से 4 पाई अगर हम हटा भी देते तो 4 पाई नीचे आ जाता। तो 4 पाई जो है ये बीमाहीन राशि है। 4 पाई कहीं भी होगा तो एप्सिलॉन नॉट के मात्रक में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको आप सभी लोग अच्छी तरह से ध्यान में रखे रहेंगे। तो ये एस आई पद्धति में मात्रक है एप्सिलॉन नॉट का। एप्सिलॉन नॉट का ये मात्रक एस आई पद्धति में है। हमने आपको बताया था कि नॉर्मली जो स्टूडेंट होते हैं वो एस आई पद्धति और एमकेएसए पद्धति में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। जहां किसी साइंटिस्ट का नाम होगा वो एसआई पद्धति होगा, और जहां मीटर, किलोग्राम, सेकेंड और एम्पियर होगा, इस चार के अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो जहां मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर होगा तो यह एमकेएसए पद्धति में मात्रक होगा। तो देखें ये जो है आप देख रहे हैं ये मात्रक एसआई पद्धति में है। अब इसको जरा हम एमकेएसए पद्धति में बदल रहे हैं। तो चलिए एमकेएसए पद्धति में बदल रहे हैं। तो यहां से ये देखें इसकी वैल्यू आपने देखा था, ये Q1 आवेश है तो Q = I × T होता है, और ये Q2 भी आवेश है, ये भी I × T हो जाएगा। तो यहां पर देखें Q1 के जगह पर हम एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हम निकाल रहे हैं एमकेएसए पद्धति में। यहां तो एसआई पद्धति में आपको मात्रक बताया गया है, अब हम यहां पर एमकेएसए पद्धति में मात्रक निकालने जा रहे हैं। तो देखें यहां पर Q1 के जगह पर I × T और Q2 के जगह पर भी I × T होगा। तो I × I का स्क्वायर करेंगे तो I² हो जाएगा, और T × T का स्क्वायर करेंगे तो T² हो जाएगा। यहां देखें नीचे, और 4 पाई से कोई मात्रक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब यहाँ F बल है तो F बराबर होता है m × A, और ये R है तो ये हो जाएगा R का स्क्वायर। अब थोड़ा सा अगर हम और आगे बढ़े यहीं से, तो देखिए हम मात्रक लिख रहे हैं यहाँ पर। I विद्युत धारा है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तो ये हो जाएगा एम्पियर का स्क्वायर। पूछे तो जवाब दिया करिए। और T क्या है? टाइम है, टाइम का मात्रक क्या होता है? सेकंड, तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे ये जो आप देख रहे हैं ये m द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो जाएगा। और इसके बाद ये त्वरण है, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मीटर और पर सेकंड स्क्वायर। तो पर सेकंड स्क्वायर करेंगे तो सेकंड स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। और इसके बाद ये r है, r दूरी है, तो दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। अब जरा देखें हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, फिर ये हो जाएगा आपका एम्पियर का स्क्वायर, और फिर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा सेकंड टू द पावर 4 हो जाएगा। और फिर ये हो गया किलोग्राम, और मीटर इंटू मीटर का स्क्वायर, तो मीटर इंटू मीटर का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा मीटर का पावर 3 हो जाएगा। अब इसको हम ऊपर ले जाकर के थोड़ा सा सही तरीके से लिख दें तो ये हो जाएगा किलोग्राम इनवर्स, और फिर देखें ऊपर हम ले जाते हैं, ये हो जाएगा मीटर टू द पावर -3, और फिर सेकंड टू द पावर 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा एम्पियर का स्क्वायर हो जाएगा। तो जरा देखिए यह एमकेएसए पद्धति में आ गया। इसको हमेशा याद रखे रहिएगा कि एमकेएसए पद्धति में कोई मात्रक होगा तो उसमें मीटर, किलोग्राम, सेकंड और एम्पियर के अलावा कुछ भी नहीं होगा। ये चीज आप हमेशा अपने माइंड में रख के रहिएगा। तो देखें एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक हमने निकाला ये हो गया किलोग्राम इनवर्स मीटर टू द पावर -3, सेकंड टू द पावर 4 और एम्पियर का स्क्वायर। तो जब एमकेएसए पद्धति में आप मात्रक निकाल लेते हैं ना, तो यहाँ से बीमा निकालना बड़ा सुविधाजनक होता है। यहीं से हम बीमा निकाल लेंगे। चलिए देखिए बीमा निकाल रहे हैं। किलोग्राम किसका मात्रक होता है?
द्रव्यमान का मात्रक होता है। ऐसे उल्टा सीधा मत बोला करो। किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक होता है और द्रव्यमान की बीमा जो होती है वो यम हुआ करती है। तो ये हो जाएगा m इनवर्स। और ये मीटर है, मीटर किसका मात्रक? दूरी का, लंबाई का, ठीक ना। तो मीटर जो है लंबाई का मात्रक होता है और लंबाई की बीमा होती है l। और फिर ये हो जाएगा यहाँ पर -3। और सेकंड किसका मात्रक होता है? समय का। समय की बीमा होती है कैपिटल T। तो ये हो जाएगा T⁴ और ये तो एम्पियर है। ये हो जाएगा आपका एम्पियर का स्क्वायर यानी A²। तो इस प्रकार आप अच्छी तरह से यहाँ याद रखे रहेंगे कि एप्सिलॉन नॉट की जो बीमा होती है ये m इनवर्स L⁻³ T⁴ और A² होती है। इसको आप सभी लोग अच्छी तरह से ध्यान में रखे रहिएगा। ये कई बार आपसे पूछा गया है, एग्जाम में भी पूछा गया है और कंपटीशन में भी पूछा गया है। तो इसको आप बहुत अच्छी तरह से इसको तैयार रखे रहेंगे। एप्सिलॉन नॉट का बीमा आपको 4 ऑप्शन दे देगा। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा और जो सही ऑप्शन होगा वही आपको बताना होगा। अब इसके बाद देखें, हम आपको बता दें कि जो दोनों आवेश हमने देखा था, एक आवेश यहाँ Q1 था और दूसरा जो आवेश था यहाँ Q2 था और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी थी वो r थी और दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल जो था वो F था। और अगर इन दोनों आवेशों के बीच में कोई माध्यम नहीं था, तो अगर दोनों आवेशों के बीच में कोई माध्यम नहीं होगा तो या तो वायु होगा या निर्वात होगा। जब भी दोनों आवेशों के बीच में कोई माध्यम नहीं होता है तो वायु अथवा निर्वात होता है। उस स्थिति में कूलाम का जो नियम होगा या कूलाम का जो सूत्र होगा वो F = 1/4πε0 और ये हो जाएगा Q1 Q2/r²। अब अगर हम यह मान लें कि दोनों आवेशों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया है, दोनों आवेशों के बीच में परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया है और ऐसा परावैद्युत पदार्थ भरा गया है जिसका परावैद्युतांक K है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा। और अब हम मान लेते हैं कि जब दोनों आवेशों के बीच में परावैद्युत माध्यम भर दिया गया है, माध्यम का मतलब मीडियम, उस स्थिति में दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है वो Fm है। Fm यानी मीडियम के बीच लगने वाला बल। याद रखे रहिएगा, जब दोनों आवेशों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं भरा गया है तो उस स्थिति में दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है वो F है। और जब दोनों आवेशों के बीच में परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया है तो हम मान लेते हैं कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है वो Fm है। तो जब Fm होगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये हो गया 1/4πε0K। अब आवेशों के बीच में परावैद्युत पदार्थ हो गया, तो जब परावैद्युत पदार्थ हो गया तो परावैद्युत पदार्थ का जो परावैद्युतांक है वो K है और ये हो जाएगा आपका Q1 Q2/r²। अब अगर हम F में Fm से भाग दे दें तो अगर हम F में, देखिए F में Fm हम यहीं कर दे रहे हैं, अगर F में Fm से भाग दे देंगे तो Q1 Q2/r² से Q1 Q2/r² कैंसिल हो जाएगा। और फिर देखिए ये क्या मिल रहा है, इसको हम बाद में कटा रहे हैं। F/Fm = 1/4πε0 और जब सॉल्व करेंगे तो 4πε0 के ऊपर चला जाएगा। ये हो जाएगा आपका 4πε0K/1। फिर क्या होगा, 4πε0 से 4πε0 कैंसिल हो जाएगा तो F/Fm = K हो गया। यानी किसी माध्यम का परावैद्युतांक F और Fm के अनुपात के बराबर होता है। इसको याद रखे रहिएगा। और F क्या है,
जब दोनों आवेशों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं भरा गया था, तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल है। और एफएम क्या है? जब दोनों आवेशों के बीच में परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया था, तब लगने वाला वैद्युत बल है। तो हम क्या कहेंगे कि आवेशों के बीच, कह लीजिए निश्चित दूरी पर स्थित निश्चित आवेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ न भरे होने पर लगने वाला वैद्युत बल तथा परावैद्युत पदार्थ भरे होने पर लगने वाले वैद्युत बल के अनुपात को ही उस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक कहते हैं। तो ये परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक यहां से निकल करके आता है। एक चीज और हम आपको बता दें कि ये जो सूत्र आप देख रहे हैं Fm इज इक्वल टू 1/4πε0 के, और ये Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। देखें ये जो ε0 के देख रहे हैं ना, ये देखिए ε0 के, इसके जगह पे हम चाहें तो ε लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान पूर्वक समझिए, ε0 क्या है? वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता है। और एप्साइलेन क्या है? यह माध्यम की वैद्युतशीलता है। सब अच्छी तरह से समझते जाइए और जब पूछा जाए तो आप जवाब दिया करिए। चलिए देखिए, ये एप्साइलेन 0 वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता है और एप्साइलेन ये माध्यम की वैद्युतशीलता है। तो अगर यहां से हम K की वैल्यू निकालना चाहें तो K इज इक्वल टू एप्साइलेन अपॉन एप्साइलेन नॉट हो जाएगा। तो यहां भी परावैद्युत पदार्थ के परावैद्युतांक की एक डिफिनीशन यहां से निकलेगी। एक डिफिनीशन तो आपने यहां से देख लिया, अब एक दूसरी जो डिफिनीशन निकलेगी वो यहां से निकलेगी। और ये डिफिनीशन क्या है? देखिए, इसको दिमाग में रखे रहिए कि आवेशों के बीच, समझिए आप, आवेशों के बीच भरे गए परावैद्युत पदार्थ की वैद्युतशीलता, आवेशों के बीच भरे गए परावैद्युत पदार्थ की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को ही परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक कहते हैं। तो अच्छी तरह से ये परावैद्युतांक के लिए दोनों डिफिनीशन हैं। इन दोनों डिफिनीशन को आप बहुत अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। F अपॉन Fm इजकल टू K और K इजकल टू एप्साइलेन अपॉन एप्साइलेन नॉट या एप्साइलेन अपॉन एप्साइलेन नॉट इजकल टू K। तो जानते हैं क्या हो सकता है? यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न जब आपको देगा तो बहुविकल्पी प्रश्न में आपसे दे सकता है कि किसी माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र हैं, और उन सूत्रों में ये पहला वाला भी दे सकता है, दूसरा वाला भी दे सकता है, तीसरा विकल्प दे देगा उपर्युक्त दोनों, और फिर चौथा विकल्प दे देता है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं, या कह देगा कि कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसको अच्छी तरह से आप ध्यान में रखे रहेंगे। तो ये कूलाम के नियम से संबंधित जितने भी चीजें थे, इसको हमने आपको बता दिया लेक्चर 2 और लेक्चर 3। ये जो था ये हम लोगों का लेक्चर 3 था। लेक्चर 2 और लेक्चर 3 मिला करके कूलाम के नियम से संबंधित जितनी भी चीजें थी, इंपॉर्टेंट चीजें थी, वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दी गई। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो वैद्युत बल होता है, और वैद्युत बल जो होता है वो सदिश राशि होती है। इसलिए, और चूंकि कूलाम के नियम से वैद्युत बल ज्ञात करते हैं, तो अब कूलाम के नियम को हम सदिश रूप में लिखेंगे। तो हम आगे चल करके आपको बताने जा रहे हैं या बताएंगे कि कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप है, और फिर हम आपको ये भी बताएंगे सिद्ध करके
कि कूलाम का नियम जो होता है वह न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम का पालन करता है। और फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि कूलाम का नियम जो होता है, यह कूलाम का नियम यानी कूलाम के नियम से वैद्युत बल निकलता है, तो वैद्युत बल जो होता है वो केंद्रीय बल होता है। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे और इसको हम लोग लेक्चर 4 में देखेंगे, यानी अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी बातें बताई गई हैं ये सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगी। और एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आप फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ के, हिंदी के, इंग्लिश के अगर बहुत अच्छे जानकार बनना चाहते हैं तो महामना इंस्टीट्यूट पूरे वाराणसी की एक बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है, एक बहुत फेमस कोचिंग है, जहां पढ़ाने वाले जो लोग हैं वो वाराणसी के सबसे टॉप क्लास के जो लोग हैं वो यहाँ क्लास लेते हैं। और दूसरी चीज हम आपको बता दें कि पढ़ाने वाले जितने भी सर लोग हैं सब लोग इंटर कॉलेज के लेक्चरर हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पढ़ाने वाले लोगों का स्टैंडर्ड कैसा होगा। इसलिए हम आपसे कहेंगे कि अगर सभी सब्जेक्ट के बहुत अच्छे जानकार होना चाहते हैं तो महामना इंस्टीट्यूट में आप तत्काल एडमिशन ले लें। सभी नए बैच शुरू हो गए हैं। 9, 10, 11, 12 यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, साइंस, आर्ट, कॉमर्स सभी बैच शुरू हो गए हैं। इसलिए आप सभी लोग शीघ्रता करके एडमिशन ले लें। और फिर मैं आपको बता दूं कि जितने लोग वीडियो देखने वाले हैं ये ले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को आप शेयर भी जरूर कर दें। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर।